प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं। मोदी चीन से इतना डरते हैं कि वो नाम तक नहीं लेते चीन का। विदेश के अध्यक्ष ने आगे ये कहा कि आपको एक पोस्ट डाली सिर्फ सोशल मीडिया पे कि सीज़फायर, और आपने सीज़फायर एक्सेप्ट कर लिया। ये आपकी हार नहीं है, आप इसको जीत मना रहे हैं। तो पाकिस्तान तो जिंदगी भर प्रोपागेंडा पे ही जीता आया है, तो हम अब हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश को। कि रफाल हमारे देश के सुरक्षित है या नहीं, ये किस एंगल से देशद्रोह में आ जाता है? मोदी जी यहाँ पर खुद को मिलिट्री के ड्रेस में सजाकर हमारी काल्पनिक जीत की सेलिब्रेशन में मगन है, और उस काल्पनिक जीत को और चार चांद लगाने के लिए शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुळे और अन्य विपक्षी लोग विदेश गए हुए हैं ये कहने के लिए कि भारत अब टेररिज्म को नहीं सहेगा। तो कौन सहेगा भाई? और वो भी अब गयाना में गए हैं। ये लोग देश के पैसे से देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। रफाल में जो हुआ सौदे में, वो गड़बड़ बाहर आने से दबाने के लिए दूसरा कुछ करना पड़ा। तो प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं कह सकते कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी संवैधानिक रूप से कि मैं आर्मी को खुली छूट दे रहा हूं ना। आप देने के लिए लगते कौन है? आप दे नहीं सकते। हमारी बराबरी चीन से होती थी, हमारी बराबरी अब पाकिस्तान से होने लगी। कुछ दिन बाद जाएंगे मोदी जी या प्रधानमंत्री रहें तो मुझे लगता है हमारी बराबरी बांग्लादेश से होगी। उसके बाद तो हमारी बराबरी भी नहीं होगी। एक अधिकारी जो मुसलमान हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ज़्यादा पॉपुलर हो रही है तो आपको ये दिखाना है कि आप उनसे बड़े हैं। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री है तो बड़े हैं, वो सबको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आप उनके घर वालों को मैसेज भेजते हो आधिकारिक रूप से कि फूल बरसाने के लिए आप फैमिली की फैमिली आ जाए, भाई बहन माँ। अरे आप उनके पैर छूने चाहिए जाके। और आरएसएस तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो बैन ही करना चाहिए। विपक्ष देशद्रोही नंबर 1 है, क्योंकि विपक्ष उनका इस्तीफा या जवाब दोनों में से एक ले, वरना विपक्ष रिजाइन करे। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों देखिए, 1 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन अब भी जो पहलगाम मामला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद चाहे आप रेलवे स्टेशन के टिकट लें, चाहे आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जाएं या न्यूज़ चैनल पर जाएं, मोदी जी चश्मा लगाकर आर्मी वाले कपड़े पहनकर दिखाई देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके शरीर में गर्म सिंदूर बहता है। इस तरह की तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। लेकिन अब भी पहलगाम के वो 4 लोग पकड़े नहीं जा चुके हैं। वो 4 आतंकवादी जिन्होंने वहाँ पर जाकर ये लोगों को मारा, उनके धर्म को पूछते हुए, और उसके बाद से ही ये जो पूरा मामला है वो इतना बड़ा बना हुआ है। इस बीच हम पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई, फिर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर वो लड़ाई ख़त्म हुई, और इस पर भी हमने बात की थी, और आप लोगों ने वो वीडियो बहुत आगे देखा था, बहुत अच्छे से देखा था। उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। लेकिन 1 महीने बाद भी केवल राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं, और आज एक बार फिर से हमारे साथ राजू परोलेकर सर जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल यही है, 1 महीने के ऊपर हो चुका है, प्रधानमंत्री तो अब ये भी कह चुके हैं कि उनके शरीर में गर्म सिंदूर बहता है, लेकिन अब भी वो 4 लोग पकड़े नहीं गए। जो ये 22 तारीख अप्रैल से लेकर अब मई खत्म होने आया है, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरह से क्या जो चीज़ें हुई हैं उसे आप किस तरह से देखते हैं और उसे क्या माना जाना चाहिए? एक तो वो जबरन प्रधानमंत्री है, चुनाव आयोग को पकड़ के उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री किया है। वो एक अलग कहानी है, उसके ऊपर हम एपिसोड कर चुके हैं। अब वो जो भी है, अब उस कुर्सी में है तो हमको उनको प्रधानमंत्री ही कहना पड़ेगा। और विपक्ष की इतनी हिम्मत नहीं कि उनको मिली हुई सीटें वो वापस हासिल कर सके उनसे। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो परिणाम है, उस परिणाम में आज भी जवान मर रहे हैं। आपको ये मालूम है? अभी आज यानी आज तारीख है 29 मई, जब हम शूट कर रहे हैं, आज तक शेलिंग में या गोली चलने की वजह से सीमा पर हमारे जवान मर रहे हैं, और उनके कॉफिन्स आ रहे हैं। एक गायकर नाम के महाराष्ट्र के एक जवान कल शहीद हुए। तो रोज़ हो रहे हैं अभी भी। इसका जवाब कोई दे नहीं रहा है। उल्टा वो सेना के जो हमारे जनरल है, अब आप ये कहेंगे कि मैं उस पर बाद में बात करूँगा, सेना का जो राजनीतिकरण है, आरएसएसाइजेशन है, आरएसएस से करण है,
सेना के जो जनरल है वो राम भद्राचार्य जो है वो उनको ज्ञानपीठ इसलिए दिया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री के साथ उनका इको बन के झूठ बोले, बस बाकी कोई गुण नहीं है उनमें, तो उनको मिलने गए थे। अब ये बहुत ही गंभीर चीज़ है, जबकि जवान मर रहे हैं, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं हैं, जैसे वो प्रोपागंडा में कहा जाता है। और वो वास्तविक रूप से ये प्रॉब्लम है कि चीन प्रोएक्टिवली पाकिस्तान को मदद कर रहा है, यानी खुलकर मदद कर रहा है। और प्रधानमंत्री चीन से डरते हैं, मोदी चीन से इतना डरते हैं कि वो नाम तक नहीं लेते चीन का। और चीन ने उनको जो जेट 5th जनरेशन जेट दे देंगे पाकिस्तान को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी कार्रवाई कहते हैं वो उन्होंने की, इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला कि पाकिस्तान के साथ कई देश खड़े हुए, जैसे पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, पाकिस्तान के साथ मलेशिया खड़ा हुआ। और जबकि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान को मदद भेजी और उनका जो एयरफोर्स का बेड़ा था वो आ गया। और दूसरी तरफ हमारे पास रफ़ाल वगैरह है, वो उसकी बात जब आई तो फ्रांस ने ये हमारी जो 36 रफ़ाल हमने खरीदे थे उसकी गिनती करने के लिए पूछा, तो हमने ना कह दिया। क्यों नहीं हम गिनती कर रहे हैं, आप समझ लीजिए, उसका बात समझ में आती है। और ऊपर से फ्रांस हमारा इतना पैसा देने के बाद सोर्स कोड दे ही नहीं रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत गई है। तो सेना के जनरल जो है वो राम भद्राचार्य जो भी हैं, उनको मिलने जाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण कई बातें हैं वो उनको करनी चाहिए। ये मस्करापन जो है, चाटुकारिता जो है, वो अब सेना में भी घुस चुकी है। आप ये मत समझिए कि सेना के जवान जब बलिदान हो रहे हैं तो ऊपर के ऑफिसर्स यानी जो हमारे जनरल वगैरह हैं वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल आर्मी भारत की थी। और हम जिस सेना पे अभिमान रखते हैं, आज भी रखते हैं, मेरा सेना के जो जवानों पर पूरा विश्वास है, सेना पे की कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा है, लेकिन उनके अधिकारी उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे। और ये मोदी के टाइम में शुरुआत हुई और ये तो अब चरम पर पहुंच गया है। ये गंभीर बात है और इसको अगर हमको वक्त पे रोका नहीं गया तो हमारे लिए प्रोपागंडा से भी हमारी हार जीत को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। अब आप अगर देखें तो 1 महीने में क्या हुआ है कि राहुल गांधी की ओर से जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था कि आप बताइए कि रफ़ाल जेट का क्या हुआ, तो उनके देशभक्ति पर सवाल उठाया जाने लगा कि ये तो पाकिस्तान वाला सवाल है जो पूछ रहे हैं, इस तरह के सवाल क्यों पूछे जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनकी ओर से या विपक्ष बार बार कह रहा था कि इसके लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। वो स्पेशल सेशन ना बुलाते हुए अलग अलग जगहों पर जो सांसद हैं उन्हें भेजा गया ताकि वो वहाँ पर जाकर भारत की बात को रख सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी बात, भारत की कौन सी बात कि हमारा पक्ष कि हमने क्यों हमला किया, किस तरह से हुआ, इस बात को वहाँ पर रखने की बात उन्होंने की। और तीसरी चीज़ उन्होंने की, उन्होंने ये कहा कि मैसूर पाक को मैसूर पाक ना कहते हुए मैसूर श्री कहेंगे ताकि पाकिस्तान से कोई कनेक्शन ना रहे, जबकि उसका वो कनेक्शन भी नहीं है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद जो गंभीरता से बात की जानी चाहिए थी, हमने पिछले वाले भी एपिसोड में चर्चा की थी कि देश के सामने आकर संसद में जाकर इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है। लीडर ऑफ अपोजिशन स्पेशल सेशन मांग रहे हैं, वो ना करते हुए अलग अलग देशों में अपने एमपीज़ को भेजना, इससे आप सही रणनीति मानते हैं या इस तरह के जो खबरें हैं जिसे दबाया जाता है, जैसे कि पूंछ में जो हमला हुआ था वहाँ पर इतने सारे सिविलियंस मारे गए, अभी उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता, जैसे कि वो हुआ ही नहीं, जबकि वहाँ के लोग अभी भी जवान जो मारे जा रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं। आज तक मारे जा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, और कल भी मारे जाएंगे। तो सीमा पर जवानों की, हमारे बलिदान की कोई कीमत ही नहीं है। और वो आर्मी के जनरल वगैरह जो है वो जवानों के घर जाना जरूरी है, राम भद्राचार्य को मिलना जरूरी नहीं है। तो फिर राम भद्राचार्य को मिल रहे हैं तो एक मौलवी को भी मिलिए, फिर एक फादर को भी मिलिए, फिर एक सिख ग्रंथी को भी मिलिए, तो सबको मिलिए, यही काम कीजिए। आर्मी का ये काम नहीं है। तो ये सब, ये सैफ्रोनाइजेशन ऑफ मिलिट्री जो है वो बहुत ही गंभीर मामला है। और दूसरी चीज़ है कि प्रधानमंत्री जिंदगी भर अपनी जिम्मेदारियों से भागते आए, अपनी पूरी जिंदगी, और ये और वो उसको हमेशा इससे लिपापोती करते आए हैं प्रोपागंडा से। यानी आप जो असल में नहीं कर पाए उसको प्रोपागंडा में आप कर रहे हो। तो ये इस बार भी वही कर रहे हैं, वो प्रोपागंडा इतना बड़ा फैला रहे हैं। और देखिए
भारत ने आज तक चीन के साथ एक, यानी वो जो सिक्किम 1967 में 67 में हमने शामिल कराया, तो चीन से ये जीत हुई है हमारी। और 65 में हमने लाहौर तक हमारी सेना गई, वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। फिर 71 में तो हमने एक इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत राजनीति कर रहा था और मानेकशॉ के नेतृत्व में सेना काम कर रही थी, तब हमने 2 देश कर दिए थे पाकिस्तान के। ये सब करने के बाद उन्होंने कभी ऐसी राजनीति, घिनौनी राजनीति नहीं की, क्योंकि उनको असली कामयाबी मिली थी। कामयाबी आपको दिखानी नहीं पड़ती, वो पता चलती है। आप अगर बोर्ड में फर्स्ट आ गए हैं तो लोगों को मालूम होगा कि ये सोहित बोर्ड में फर्स्ट आ गए। आप 20-25 साल बाद शुरू नहीं करेंगे कि मैं बोर्ड में फर्स्ट आया था, क्योंकि आपकी रिकॉर्ड नहीं मिल रही है। जैसे कि आप MA आप 10वीं कक्षा के बारे में कहते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं वो प्रोपागेंडा से वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिसाब है जो पूछना, यानी राफेल का क्या हुआ, हमारे कितने जवान मारे गए, ये लोकतंत्र में आज तक हर प्रधानमंत्री को पूछा गया। और 26/11 के बाद में भी एक स्पेशल सेशन मनमोहन सिंह जी ने बुलाया था। इसकी शुरुआत पहला जब युद्ध हमारा चाइना के साथ हुआ 1962 में, तब अटल जी ने मांग की थी कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो बुलाया था और सारे अपनी आलोचना सही थी और जवाब दिया था संसद को। तो संसद को प्रधानमंत्री प्रथम और अंततः जवाबदेह है, इसमें वो भाग नहीं सकता। अगर भागता है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना बहुत ही ज़रूरी है, उनको बाध्य कर देना चाहिए, क्योंकि वो ना सर्वदलीय बैठक में आए, ना वो पार्लियामेंट में आए, ना उन्होंने किसी बात का जवाब दिया। और जो क्षति हुई मनुष्य की, यानी हमारे जवानों का बलिदान हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री को अगर जवाब नहीं देना है तो इस्तीफा देना चाहिए। जवाब या इस्तीफा उनमें से एक लेना ही चाहिए उनसे, वरना इस ऑपरेशन सिंदूर सो कॉल्ड जो है उसका लॉजिकल एंड नहीं होगा। और जो रही बात अब उसको भुनाने की इलेक्शन के लिए, उस पर हम बाद में आते ही हैं, उसका जवाब तो मैं बाद में दे ही दूंगा। लेकिन आज तक हमने जो युद्ध जीते, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, करगिल वॉर के टाइम में अटल जी प्रधानमंत्री थे, मुझे कभी नहीं दिखा कि सेना की पोशाक में, एक्चुअली भारतीय न्याय संहिता जो नई बनाई है अमित शाह के नेतृत्व में, उसके अनुसार भी सेना का ड्रेस जो है, जो सेना में नहीं है उसको पहनना, यानी सिनेमा वगैरह नहीं, जो भ्रमित करने के लिए सेना का ड्रेस अगर आप पहनते हो तो 6 महीने की कैद और 2000 रुपए जुर्म है। ये गुनाह है भारतीय न्याय से, BNS के अंडर। तो सेना की ड्रेस हमारे किसी भी प्रधानमंत्री ने पहनकर फोटो नहीं छपवाई थी। देखिए, रक्षा मंत्री सिर्फ जब अपने फ्लाइट, यानी जो फाइटर पायलट है उसके साथ बैठता है तो सेना की ड्रेस का ही पहनता है। बाकी सेना की ड्रेस प्रधानमंत्री हमारा लोकतंत्र का पहन के कभी ऐसी फोटो तस्वीरें नहीं खींचता है। ये मोदी जी की बचपन की जो चीज़ें, जो मुरादें पूरी अधूरी रह गई थी, वो अभी वो पूरी कर रहे हैं। एक तो देश का टैक्स पेयर का खर्चा, और ऊपर से कानून के ऊपर खुद को मानना और पार्लियामेंट के ऊपर खुद को मानना, ये सारे उनके गुनाह देशद्रोह से कम नहीं है। और ये मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, या आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। वरना ये बात ना कह के, चुप रह के, विपक्ष जैसी विफलताओं के ढेर पे बैठ के आराम से रहना हमें भी आता है। मैं विपक्ष पे ही आने वाला था कि आप बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को या तो जवाब देना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। वो आप हर जगह पर, महाराष्ट्र में भी आए थे, मुंबई में आकर गुजराती में भाषण भी देकर गए। वो हर जगह पर वो जा रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये इतने अंदर आतंकवादी घुसकर मारकर चले गए, ना उन्हें पकड़ा जाना, इंटेलिजेंस फेलियर होना, इन तमाम चीज़ों पर हमारा जो विदेश नीति था वो किस तरह से फेल हो चुका है। ऐसा लगता है कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहे, और विपक्ष का भी जो काम है ये मुद्दा लोगों तक पहुंचाने का, ना विपक्ष ये कर पा रहा है, मीडिया तो खैर कर ही नहीं रहा है, और सत्ता में भी जो लोग हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर केवल और केवल राजनीति करते दिख रहे हैं। इसलिए आप देखे भी रहोगे कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री आर्मी के साथ जाकर वहाँ पर नारेबाजी लगाते हुए वीडियो बनाते हैं और सब जगह पर शेयर करते हैं, लेकिन अब तक ना ही वो कभी मणिपुर गए और ना ही अब तक वो कश्मीर गए जहाँ पर ये पूरा मामला हो। विपक्ष की विफलता जो है वो अभी मैं उस पर बात भी नहीं करना चाहता।
असल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास हमसे आप और हमसे ज़्यादा संसाधन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल जी हैं, राहुल गांधी है। वो अपना काम ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, देश की तरफ, देश के ऑन बिहाफ ऑफ कंट्री, यानी देश की प्रतिनिधित्व करते हुए उनको प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेकर रहना चाहिए, पहली बात, या तो उनको संसद में जवाबदेह बनाना चाहिए। इन दोनों में से एक अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं कर पाता तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही फेल है, फिर उनको भी इस्तीफा देना चाहिए कि मैं अपने जो जिम्मेदारियां हैं लोगों के प्रति, मेरी जो जवाबदेही है उसका निर्वहन नहीं कर सका, मैं प्रधानमंत्री से जवाब नहीं ले सका, और जवाब नहीं देते तो वो जिम्मेदारी से भागते, इसलिए उनका मैं इस्तीफा नहीं ले सका, तो मैं रिजाइन करता हूं। तो सारे विपक्ष को रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो फायदा ही नहीं है। फिर पार्लियामेंट सिर्फ हमारे पैसे से भत्ता खाने के लिए है तो नहीं है ना। तो विपक्ष का कुछ एक स्पेसिफिक काम है, जैसे प्रधानमंत्री का एक स्पेसिफिक काम है, अधिकार है, वैसे उनके कुछ ड्यूटीज भी है, तो वो पूरी नहीं कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री पूरी नहीं करी, विपक्ष भी नहीं कर रहा है, समझिए आप। बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, उसका पूरा ऑडिट होना चाहिए विपक्ष का। विपक्ष को कितना रफाल, हमारे 36 रफाल आए तो उसमें से कितने बचे वो गिनने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पैसे से हुए हैं। दूसरा, हमारे कितने जेट गिराए गए, क्षति तो होती है ना युद्ध में, उसमें कोई गलत या सही नहीं है। उनके कितने गए, हमारे कितने लोग मरे, हमारे जवान कितने मरे, हमारा नुकसान क्या हुआ, हम उसका उनका नुकसान क्या कर सके, उसका एक्चुअल एविडेंस देना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि हमें, देखिए आज तक प्रधानमंत्री थे, हमने युद्ध जीता, तो हम आपको मालूम है लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो लाहौर की एक चौकी, गांव की चौकी के सामने हमारे जवानों के फोटोग्राफ्स अभी तक है ब्लैक एंड व्हाइट में, और वहाँ लाल बहादुर शास्त्री खुद मिलिट्री का ड्रेस पहन के नहीं गए कभी। तो बात यह है कि ये सारी जो चीज़ें हैं उसका लेखा जोखा और ये इसके जवाबदेह बनाना प्रधानमंत्री को और उनके साथियों को, या उनको दोनों को, यानी वो जवाब नहीं दे रहे तो देशद्रोही बनाना या इस्तीफा लेना, ये विपक्ष का काम है। अगर विपक्ष ये काम नहीं कर पाता है दोनों में से कुछ भी, तो विपक्ष को रिजाइन करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए कि प्रधानमंत्री हमारा नहीं सुनते तो हम रिजाइन कर रहे हैं। लोग अपना हम और उनके बीच में, हमारे प्रधानमंत्री और बाकी लोगों के उन सत्ता में जो है बैठे हुए उनके बीच में हम नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमारे वजह से लोगों का जो प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, इसलिए लोग खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बाजू हो जाते हैं। अब लोग और प्रधानमंत्री आपस में देख लो, तो विपक्ष को ये तो कम से कम करना चाहिए, तो वो भी विपक्ष नहीं कर रहा है। तो और मुझे ऑपरेशन सिंदूर का अगर आपने ऑडिट नहीं किया तो आपको जिस ऑपरेशन को आपने स्थगित किया, एक विदेशी धरती से विदेश के अध्यक्ष ने आगे ये कहा कि आपको एक पोस्ट डाली सिर्फ सोशल मीडिया पे कि सीज़फायर, और आपने सीज़फायर एक्सेप्ट कर लिया। ये आपकी हार नहीं है, आप इसको जीत मना रहे हैं, और वो भी जीत, आप पहले सदमे में थे तो एक 48 घंटे लगे आपको, पाकिस्तान ने जीत मनाना शुरू किया, उसके 48 घंटे बाद आपको समझ में आया कि प्रोपागंडा हमको भी करना चाहिए इलेक्शन के लिए। तो पाकिस्तान तो जिंदगी भर प्रोपागंडा पे ही जीता आया है, तो हम अब हिंदू पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं देश को। इसमें आरएसएस भी को कॉन्स्पिरेटर है, और मोदी जी तो खुद उसके पूरा जो आरएसएस गिरोह है उसके संसद के नेता है, तो विपक्ष भी इसमें शामिल है। और इससे दिखा कि जब डेलीगेशन भेजने की बात आई विदेश में ऑपरेशन सिंदूर को समझाने के लिए, या हम जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए, ये जाके पनामा, गयाना, लाइबेरिया, कांगो, यहाँ बताने की क्या ज़रूरत है। एक बात तो जीरो टॉलरेंस नहीं है जहाँ पर टेररिज्म को, ऐसा कौन सा देश है कहने के लिए। सर पाकिस्तान भी यही कहता है कि हमारा जीरो टॉलरेंस है। इसके लिए सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी, शशि थरूर, ये लोग जाके क्या बताएंगे, और किसको मिले वो लोग, असाउद्दीन ओवैसी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये एक जो विपक्ष के जो नेता थे और बीजेपी के कुछ नेता थे, जैसे निशिकांत दुबे, वाह वाह, उनकी तो क्या कहें, यहाँ पर वो मुसलमान नाम लेने से उछलने लगते हैं, और उनको क्या नहीं कहते, क्या ही नहीं कहा उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ,
और वहां जाके कहते हैं भारत एक सेक्युलर देश है। और जब प्रियंका गांधी जी ने वो गाजा के लिए एक थैली हाथ में ली थी, तो उन्होंने क्या क्या भद्दी गालियां दी प्रियंका जी को। पहलगाम के बाद उन्होंने कहा सोच रहा हूं कलमा पढ़ लूं, नहीं तो पता नहीं कब काम आएगा, ये सब कहा। अब वहां जाके अरब देशों में वो कह रहे हैं कि गाजा के प्रति हमें बड़ा संवेदनशील होना चाहिए, हमें इजराइल सुन नहीं रहा है हमारी, और उनको सुनना चाहिए, उनको युद्ध रोकना चाहिए, आतंकवाद। हाँ, ये सारी जो बातें उनको अचानक ज्ञान हो गया वहां जाने से। तो मोदी जी की छत्रछाया में आने के बाद उनका दिमाग क्यों घूम जाता है? हर किसी का हो जाता है ऐसा। यानी हमारे मिलिट्री के जनरल जाके एक भगवाधारी झूठे सन्यासी को मिलते हैं वो भी आर्मी के कपड़े में, हाँ आर्मी के कपड़े में मिलते हैं, और वो भगवे में बैठा है, और जबकि उसको ज्ञानपीठ गुलजार जी के साथ दिया है। तो मैंने आह्वान किया था गुलजार साहब को कि आप ये ज्ञानपीठ ना लें, क्योंकि इस ज्ञानपीठ की आपको रामभद्राचार्य के साथ गिन रहे हैं। तो खैर उन्होंने अपना चॉइस किया, उन्होंने ले लिया। लेकिन बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, इसका विपक्ष को ऑडिट करना चाहिए, उसका बैलेंस शीट प्रधानमंत्री से लेना चाहिए। अगर देने के लिए इनकार करे तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और नहीं हो रहा है कुछ भी तो लोगों को कहना चाहिए ये सुन नहीं रहे। तो लोगों के गुस्से के और सत्ता पक्ष के बीच में विपक्ष खड़ा रहता है, और वो सत्ता पक्ष की तरफ से काम करता है। ये सबसे बड़ी इस देश की ट्रेजेडी है। सर, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि जो मुझे समझ में है, और मैंने कई नेताओं से बात की, वो कह रहे हैं कि ये समय नहीं है सरकार से सवाल पूछने का, और उसके पीछे के उनके लॉजिक वो ये देते हैं कि लोग हमें देशद्रोही समझने लगे। उसका एक उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे राहुल गांधी जब सवाल पूछ रहे हैं, आप देखेंगे कि बीजेपी के कई लोग, मीडिया के कई लोग लगातार कह रहे हैं ये तो पाकिस्तान वाला सवाल पूछ रहे हैं। इसी तरह से जो हम सवाल पूछते हैं, मैं आपसे यही पूछने भी वाला था कि अगर हम पूछते हैं कि रफाल हमारे देश के सुरक्षित है या नहीं, ये किस एंगल से देशद्रोह में आ जाता है? और मुझे लगता है अपने छवि को बचाने के लिए, या बीजेपी का जो पूरा नैरेटिव है उसमें विपक्ष इतना फंस चुका है कि उन्हें कब सवाल पूछना चाहिए, कब नहीं पूछना चाहिए, ये सारी चीज़ों में वो इतने उलझ गए हैं कि वो कुछ भी स्टैंड लेने से डरते हैं आजकल। आप ये मानते हैं ये सही है? मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इसमें देशद्रोह का कोई मतलब ही नहीं है। पहली बात तो, इससे पहले की सरकारें जब युद्ध में हुआ करती थी तो रोज़ अपने पार्लियामेंट में, संसद में आकर उसका जवाब देती थी। तो तब ये बीजेपी ऑपोजिशन में थी, तब देशद्रोह नहीं कर रही थी बीजेपी, ऐसा मानना चाहिए। या फिर मैंने कई बार आपको भी बोला है कि संसद में आकर चर्चिल रोज सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो बमबारी हो रही है तो आके बोलते थे, तो क्या जो उनको सवाल पूछने वाला अपोजिशन देशद्रोही माने गए? नहीं गए। तो लोकतंत्र का यही खूबसूरती है कि आप युद्ध भी चल रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए। आप तो देखिए, तीसरे दिन ट्रम्प साहब ने पोस्ट डाल के सीज फायर कर दिया, और आपने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। सीज फायर के बाद तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है। आपको अब तो देना चाहिए कि जो भी 3 दिन में आपने 4 दिन में जो भी पराक्रम किया है सो कॉल्ड, उसका बैलेंस शीट दिखाइए क्या किया है। जो 126 की जगह 36 राफेल आए हैं, वो 36 के 36 है या नहीं है, आप फ्रांस को भी नहीं दिखा रहे हैं। तो बात यह है, हमें मालूम है क्या हुआ है, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेस और इंडिपेंडेंट न्यूज़ एजेंसीज ने उसका पूरा ब्यौरा दिया है। जैसे कि इंटेलिजेंस, फ्रांस का इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने CNN को बताया, वो सारा पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मोदी जी यहाँ पर खुद को मिलिट्री के ड्रेस में सजाकर हमारी काल्पनिक जीत की सेलिब्रेशन में मगन है, और उस काल्पनिक जीत को और 4 चांद लगाने के लिए शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुळे और अन्य विपक्षी लोग विदेश गए हुए हैं ये कहने के लिए कि भारत अब टेररिज्म को नहीं सहेगा। तो कौन सहेगा भाई? और वो भी अब गयाना में गए, शशि जी गयाना में गए। गयाना, ब्राज़ील में जाके आप ये क्या समझा रहे हैं? और भारत और पाकिस्तान का मामला कब से इंटरनेशनल इतना हो गया जो कि 30 देशों में जाके बताना पड़ रहा है। तो ये सारा मामला मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से, मैं अगर पर्सपेक्टिव देखूं ऐतिहासिक और वास्तविक, तो ये देशद्रोह का मामला बनता है। मैं मानता हूं कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं लोग। कौन? एक तो सत्ता पक्ष कर ही रहा है, और उनको जो मिले हुए हैं उस क्राइम को जो सब बढ़ावा दे रहे हैं, उसको साथ दे रहे हैं, वो विपक्ष भी इस देशद्रोह में शामिल है। क्योंकि आप लोगों की जान, यानी जो बलिदान हो रहा है, जो लड़के आप देख रहे हैं अग्निवीर है, उनको ना तो पेंशन मिलेगी,
ना ही उनको शहीद का दर्जा मिलेगा। वो भी लड़के मरे हैं। यहाँ पर देखो घाटकोपर में मनोज नाइक गए, कल गायकर, कई लड़के मर गए। एक पंजाब का लड़का मर गया, तो उसके फादर को मैंने देखा, मैं हिल गया। मैंने वीडियो डाला था मेरे ट्विटर अकाउंट पे। वो पतले से एक सरदार जी थे, वो सैल्यूट करते, उनका बेटा अग्निवीर था। ये बेसिकली स्कीम ही गलत थी। तो यंग ब्लड हमारा जा रहा है, तो उसका जवाब देने वाला कोई होगा ना यार। फैमिली, हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, आपके घर में या किसी और के घर में या किसी और के घर में हेड ऑफ द फैमिली होता है। वो प्रोटेक्टर भी होता है, वो डिफेंडर भी होता है, और वो आपको जवाब भी देता है 10 चीज़ों के, वो आलोचना भी सहता है। तो ये एक लोकतंत्र की हेड ऑफ द फैमिली प्राइम मिनिस्टर है, उनकी कैबिनेट है, ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि उनकी फैमिली ही देशद्रोही है और वही देशभक्त है, और वो मजे कर रहे हैं। ये कौन सा देशभक्ति? ये तो देशद्रोह है। ये लोग देश के पैसे से देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। रफाल में जो हुआ सौदे में, वो गड़बड़ बाहर आने से दबाने के लिए दूसरा कुछ करना पड़ा, दूसरे के लिए, और अंततः पोएटिक जस्टिस ऐसा हुआ कि रफाल ही वो दांव पे लग गया वहाँ पर। पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ छोटा, यानी 2 दिन का 3 दिन का, और उसका क्या हुआ ये हम आज तक नहीं बता पाया शेयर मार्केट, क्योंकि चाइना की जो एविएशन कंपनी है उसके शेयर बढ़े दाम, और रफाल जिसको अजेय माना जाता था उसके दाम धड़ाम से गिर गए। तो एक मार्केट झूठ नहीं बोलता, मोदी बोल सकते हैं। तो मार्केट ने ये बता दिया कि हुआ क्या होगा। तो इतनी गंभीर घटना को फिर से दोहरानी नहीं चाहिए, या हमारी राष्ट्र की सुरक्षा सबसे अहम है, ये जानकर हमें लोगों के सामने खुलकर बात करनी चाहिए, ताकि रक्षा विशेषज्ञ और बाकी उसमें जो आर्मी के एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड आर्मी जनरल्स हैं, वीपी मलिक जैसे, तो ये लोग सारे मिलकर इसके ऊपर कुछ उपाय करें, कुछ बात करें, कुछ चर्चा विमर्श करें, और प्रधानमंत्री जो सर्वज्ञानी परब्रह्म हैं उनको थोड़ा ज्ञान दे कि वो हर चीज़ में हस्तक्षेप ना करें। और दूसरी बात, जो राष्ट्रपति के अधिकार पर अतिक्रमण ना करे, क्योंकि सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। सही बात है। कमांडर इन चीफ ऑफ 3 आर्म फोर्सेस राष्ट्रपति होते हैं, भले वो प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ करते हो, लेकिन वो होते हैं। तो प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं कह सकते कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी संवैधानिक रूप से, कि मैं आर्मी को खुली छूट दे रहा हूँ ना। आप देने के लिए लगते कौन है? आप दे नहीं सकते। यानी आप अगर कल कहने लगे कि मैंने अपने एनडीटीवी के टेन्योर में प्रणव रॉय को खुली छूट दे के रखी थी, तो ऐसे बात हो जाएगी वो। तो ये इतनी असभ्यता, मूर्ख और असंवैधानिक बातें जो देश में हो रही है, वो देशद्रोह से कम नहीं है। क्योंकि कल आज पाकिस्तान ने हमें बांप लिया है, कल पाकिस्तान आंखें दिखाएगा, पाकिस्तान वापस आएगा हमारे खिलाफ, और अंदर भी हमारे दुश्मन कम नहीं है इस देश के अंदर, और किसी भी देश के अंदर होते हैं। जो अब ज्योति मल्होत्रा और अन्य जो पकड़े गए, कुरुलकर वगैरह, वो तो स्पाई नेटवर्क तो पाकिस्तान का हिंदुओं का ही है ना। मुसलमान तो उसमें 4 पकड़े हैं, वो अभी कंफर्म आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेन जो है 9 पकड़े गए हैं, वो 9 के 9 हिंदू है। तो ये नेटवर्क भी देश के खिलाफ काम कर रहा है, जो आप डीआरडीओ के चीफ से लेके जो आरएसएस में 4 पीढ़ियों से गए, तो ये सारे लोग आपके काम कर रहे हैं। वो पठानकोट में एक पकड़ा गया, फिर आपके पुराने जो पुलवामा में जो हमला हुआ था 2019 में, उसका आरडीएक्स कहाँ से आया, उसका जवाब नहीं मिला। फिर वो देविंदर सिंह को पकड़ा था, उसका क्या हुआ, जवाब नहीं मिला। और मुझे और एपिसोड में भी अपने पूर्व मंत्री और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, बहुत काबिल आदमी यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने कहा इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन सवालों की उपज जो है वो एक ही दिशा दिखाती है, और वो आप सबको मालूम है और देश को मालूम है। डर से सब चुप रहे हैं। अब ये देशद्रोह से कम नहीं है। लेकिन सर क्या हुआ है कि ये जवाबदेही की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, इस पर भी अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। जब सरकार है वो अब भी ऑन रिकॉर्ड नहीं कह पा रही है कि यूएस के कहने पर हमने इसे सीज फायर किया। डोनाल्ड ट्रंप हर रोज़ आ रहे हैं, हर रोज़ बात कर रहे हैं, हर रोज़ वो कह रहे हैं कि हमने ट्रेड देने की बात की, और सरप्राइजिंगली डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने दोनों देश को कहा कि ट्रेड देंगे। उसके हम देखते हैं मुकेश अंबानी जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिल लेते हैं, अकेले भारतीय वहाँ पर नज़र आते हैं दूसरे देश में जो जाकर मिलते हैं। वो शेक हैंड किया बस, शेक हैंड भी एक बड़ा
उसके पीछे जो दिखता है ना कि एक तरफ आप ट्रेड की बात करो और उसके बाद सीधे वो कतार में किया, कतार में जाकर उन्होंने क्योंकि उनका डील ऑयल से है, इसलिए वो वाया कतार हुआ वो। हाँ। वो ट्रम्प साहब ने खुद नहीं मर्जी से करा है। यानी 2 बार अंबानी साहब दिखे, एक तो उनके शपथ से पहले, और दोनों फोटोग्राफ्स बहुत ही सिंथेटिक दिखते हैं। देखो बहुत ऑर्गेनिक नहीं है, बस आया और ऐसा करके चले गए। यानी अमिताभ के जब चरम पे था, सुपरस्टार थे वो, तब उस टाइम में बहुत लोगों की उनके साथ तस्वीरें दिखती थी। जो मैंने तो वो अपने आज़ाद मैदान के बाहर जो बैठते हैं ना दवा लेके, वो लोग उनकी साथ फोटो खिंचवाते थे किसी सेट पर जाकर वगैरह। वैसी दोनों फोटोग्राफ्स है, वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो वो बाकी स्टार्स के साथ भी आती थी, वो फोटोग्राफ्स लेके बैठते थे, तो लोगों को विश्वास हो जाता था इसकी दवाई सही है। खैर, तो इनकी भी दवाई के बारे में यही लगता है लोगों को, कम से कम मोदी जी को तो लगता ही है कि अंबानी और अडानी की दवा सही है। तो लेकिन यूएस इन्वॉल्वमेंट को अभी सरकार मान क्यों नहीं रही? नहीं, यूएस इन्वॉल्वमेंट को सरकार मान रही है, नहीं मान रही है, क्योंकि अब यूएस के डिप्लोमेटिक जो बॉडी है उन्होंने भी कह दिया कि हमने ट्रेड का आश्वासन देके भारत और पाकिस्तान को चुप कराया। इसमें और एक क्षति हमारी हो गई, वो पाकिस्तान के बराबरी का दर्जा हमें मिला जो कभी नहीं मिला था। हमारी बराबरी चीन से होती थी, हमारी बराबरी अब पाकिस्तान से होने लगी। कुछ दिन बाद जाएंगे मोदी जी या प्रधानमंत्री रहें तो मुझे लगता है हमारी बराबरी बांग्लादेश से होगी, उसके बाद तो हमारी बराबरी भी नहीं होगी। तो ये लेवल पे आ गए, क्योंकि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है तो दुनिया में 134 है, 134, और झूठा प्रचार इन्होंने किया कि हम 4 नंबर पे, हम 5वें नंबर पे ये, लेकिन वो जीडीपी के हिसाब से नहीं। देखिए जीडीपी यानी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, सही बात है, वो जो है वो इम्पोर्टेंट है। यानी आपके पास 100 रुपये हैं और आप अकेले रहते हैं तो आप 100 रुपये के मालिक सही हैं। बात है। आप 10 भाई है तो आप 10 रुपये के मालिक है, 100 रुपये के नहीं। वो लोगों के समझ में आता है, झूठ बोलते हैं। तो बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि मुकेश अंबानी और अडानी के पास बहुत पैसे हैं, बाकी 90% लोग गरीब है, और डिवाइडेड बाय 145 करोड़ किया तो आप एक आदमी को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। तो आपकी नाकामयाबी का डंका पिट रहे हैं दुनिया के सारे आंकड़े, सारी एजेंसियां, सारे तटस्थ जो इवैल्यूएट करने वाली संस्था है, और आप कौन सा सिंदूर लेके घूम रहे हैं। और सिंदूर हमेशा, एक तो सिंदूर मैं मानता हूं कि मेल डोमिनेटेड फैमिली का प्रतीक है। सिंदूर कोई बहुत ही रिस्पेक्ट करे आप, यानी जो फ्रीडम लवर है उसको रिस्पेक्ट करे, ऐसी चीज़ नहीं है। पेट्रियार्कल है। एक अगर आप उसका बात करो तो भी सिंदूर वो चीज़ है जो पति पत्नी को देता है। तो अगर भाजपा वाले अपने आपके घर आके सिंदूर देते हैं तो समझिए भाजपा के आप सारे पत्नी हो गए। तो आप अगर भाजपा के पत्नी होने के लिए तैयार है तो उनसे सिंदूर सीख लीजिए। और ये किस चीज़ का सिंदूर है? यानी ये एक इतनी बड़ी मूर्खता है कि हमारी कामयाबी का कोई सबूत नहीं है आपके पास। हमारे लोग मरे, सैलानी मरे, वो 4 आतंकवादी भी पकड़े नहीं गए। बाकी कौन मरा, कौन हारा, कौन जीता, ये हमको मालूम नहीं। हम ये नहीं जानते कि युद्ध को हमने रोका क्यों। अगर हम हार रहे थे और लोग रोका, या हम जीत रहे थे और रोका, ये भी नहीं मालूम। और रोका तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके रोका, और वो हमने मान भी लिया, ऐसा कभी हुआ नहीं था। और वो फिर 30 देश में जाके हम बोल रहे हैं, और वो बिना वजह। यानी कांगो में जाकर बोलने का कोई मतलब है? मैंने कई बार बोला है, लाइबेरिया और कांगो में जाके आप बोलेंगे हम टेररिज्म को नहीं सहेंगे, वो बोलेंगे ठीक है भाई जाओ, ठीक है मत सो। क्या करेंगे वो? भारत पाकिस्तान मामले में क्या करेंगे आप बताइए? आप चाइना नहीं गए, आपको क्या करना चाहिए था? आपको चीन को कहना चाहिए था देखिए आप पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते। आपको रूस में जाके बताना चाहिए था। रूस में गए हैं अपने लोग डेलीगेशन, लेकिन रूस का डेलीगेशन ना लाराव को मिलेगा। लाराव उनके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, जिन्हें अभी अभी रूस का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान मिला है, और राष्ट्रपति पुतिन है, उनको भी नहीं मिल रहे हैं। और वो किसको बताएंगे? बाकी किसी को कोई कीमत ही नहीं है रूस में। किसी को बताएंगे तो वो बोलेगा हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, अच्छा मैं बता दूंगा। तो इसका मतलब मैं आपकी सोसाइटी में आया और आपको एक बेवजह इनसिग्निफिकेंट मैसेज दिया मैंने। यानी मैं ये कहने आया कि देखो दिसंबर में सर्दी के दिन आएंगे
और ये भी आपको नहीं बोला मैंने, नीचे आपके वॉचमैन को बोला और मैं वापस आ गया। तो ये कोई बात हुई यार? ये कौन सी डिप्लोमेसी है? मैं वॉचमैन को बोला देखिए वो सोहित मिश्रा को बोलिए कि दिसंबर में सर्दियों जाड़ों के दिन आएंगे। अब ये सबको मालूम है भाई कि टेररिज्म हम नहीं सहेंगे। कौन सा? कोई भी नहीं। पाकिस्तान भी यही कहता है कि हम सबसे बड़े टेररिज्म के विक्टिम हैं। तो ये सारी फालतू की कसरत एक आदमी की नाकामयाबी को छुपाने के लिए, जो नरेंद्र मोदी की नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये सारी कसरत हो रही है। और इस कसरत को देशद्रोह के सिवाय मैं दूसरा नाम नहीं दे सकता। ये टाइटल एक किया जाता है देशद्रोह, और विपक्ष देशद्रोही नंबर 1 है, क्योंकि विपक्ष उनका इस्तीफा या जवाब दोनों में से एक ले, वरना विपक्ष रिजाइन करे। लेकिन ये बात लोग समझ रहे हैं क्या? हर जगह पे ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। लोग समझे ना समझे, हमारा देखिए हमारा कर्तव्य जो है वो हम विपक्ष जैसे अपने दीवार पे टांग के घूम नहीं सकते ना, हमें बोलना तो बता रहे हैं, इसलिए तो हम वीडियो कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था, या मेरा सवाल ऐसा है कि हर जगह पे इन्होंने इवेंट तो बना दिया। अब वो मोदी जी कहाँ पे जाते हैं, मेरे रगों में गर्म सिंदूर बहता है ऐसा कहते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं या तो रोटी खाओ या तो गोली तुमको मिल ही जाएगा। तीसरी तरफ उनके जो दूसरे नेता हर जगह पर जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अभी आप रेलवे के इंटरनेट पर चले जाइए, टिकट निकालिए, उसको बानू जी को बुकर प्राइज मिला तो कांग्रेचुलेशंस भी नहीं किया उन्होंने। अब इन्होंने सोफिया कुरैशी की बहन और परिवार वालों को गुजरात में, अहमदाबाद में अपने इवेंट पर बुला लिया कलेक्टर से कहकर, और उसका फोटो बना दिया। तो इवेंट बाजी तो हो गया ना सर। फूल माला बरसाने के लिए, वो फूल बरसाने के लिए, यानी इससे घटिया कोई चीज नहीं हो सकती। देखिए आपके मिलिट्री की एक अधिकारी जो मुसलमान है, सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा पॉपुलर हो रही है, तो आपको ये दिखाना है कि आप उनसे बड़े हैं। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री है तो बड़े हैं, वो सबको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए आप उनके घर वालों को मैसेज भेजते हो आधिकारिक रूप से कि फूल बरसाने के लिए आप फैमिली आ जाए, भाई बहन माँ, अरे आप उनके पैर छूने चाहिए जाके। तो वो फूल बरसाने के लिए जबरदस्ती लाए आप, यानी ये तो रंगदारी से बड़ा, यानी ऐसा तो गब्बर सिंह भी नहीं करता था। इन्होंने, जबकि वो बीजेपी का उनका नेता जिन्होंने सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन कहा, उसके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं की, लेकिन परिवार को यहाँ पर बुला लिया और फूल नहीं शायद इस पर लिखा भी ये इनकी कुंठा है कि कुछ कामयाबी ना हासिल कर सके। वो बंदूक की बात गोली की इसलिए करते हैं क्योंकि बंदूक और गोली सैनिक चलाते हैं और बलिदान वही करते हैं। ये प्रधानमंत्री का काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, वो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं कर सकते। उनको टेलीप्रॉम्प्टर के बिना 4 लाइनें बात नहीं करना आते, वो चुप हो जाते हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, वो सोफिया कुरैशी की जो पूरी परिवार था उसको जबरदस्ती, यानी ये तो डकैत वकैत भी नहीं करते ऐसा, तो ये उनको फूल बरसाने के लिए, यानी ताकि दिखाने के लिए। आपको एक फिल्म याद होगी अग्निपथ, देखिए आपने, वो पहले अमिताभ बच्चन वाली, मैंने दूसरी देखी नहीं। उसमें वो होटल में उसको अपमानित होता है उसकी फियांसी के साथ जाकर, तब वो अपने जो मोहल्ला है उसमें लाता है और वहां से अपने ऊपर फूल बरसाता है और जिंदाबाद के नारे लगवाता है। वो दिखाया था, याद है? तो उसको कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं एक सोसाइटी में अभी भी मुझे ऊंचा नहीं मानते, तो मैं कुछ तो करना चाहिए, तो वो ये करता है। तो एग्जैक्ट वो साइकोलॉजी तो हमें समझ में आई, वो बात अलग है। लेकिन जिनका आपने अपमान किया, देखिए सोफिया कुरैशी जी के परिवार का नहीं, भाजपा, आरएसएस और मोदी ने पूरे सेना का अपमान किया उनको बुलाकर, क्योंकि जिनके बच्चे सेना में भर्ती होते हैं वो सीधा सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए तैयार होते हैं। मोदी जी अपनी कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो अपना जीवन त्यागते हैं उनके बच्चे। तो उनको आप अपने ऊपर फूल बरसाने के लिए नहीं बुला सकते। और या ऐसी हालात में अगर फूल बरसाने के लिए आप कलेक्टर के थ्रू बुला रहे हैं, तो वो कलेक्टर को रेसिग्नेशन देना चाहिए, उस प्रधानमंत्री को रेसिग्नेशन देना चाहिए, और उस पार्टी को 6 साल की लड़ने के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए। और आरएसएस तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको तो बैन ही करना चाहिए। मैं यही देख रहा था, एक बीजेपी के एमपी हैं रामचंद्र जंगरा, उन्होंने हाल ही में पहलगाम को लेकर, ये भी भाजपा से ही आते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो वहाँ की औरतें थीं, जो वहाँ पर जिनके घर के लोग मरे पहलगाम में, वो वीरांगना नहीं थी,
क्योंकि वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा। ये कहते हुए कि उन्हें अहिल्याबाई होलकर की तरह वहां पर जाकर आतंकवादियों से लड़ लेना चाहिए था। ये वहां से वापस कैसे आ गई जिंदा, इनके घर के लोग मर गए, इसके ऊपर भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं से सवाल उठा रहे हैं और ये मैं आपको बताता हूँ, ये स्क्रिप्टेड सब होता है। ये निशिकांत दुबे जो बात करते हैं, ये बात करते हैं। विजय शाह ने जो बात की, विजय शाह ने यहाँ का ये तक कहा कि नहीं, वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना नतमस्तक है प्रधानमंत्री। तब हमें लगा कि वो उसके स्लिप ऑफ टंग है। ऐसा नहीं है। ये सोफिया कुरैशी जी की फैमिली को, परिवार को जब फूल बरसाने के लिए मोदी जी ने बुलाया गुजरात में अपनी रोड शो में, तब पता चला कि ये स्क्रिप्टेड, उनको बुलाया गया, उनके मुंह से बुलवाया गया है, ये डायलॉग दिए गए हैं। ये लोग इतने मूर्ख भी नहीं हैं कि वो ये डायलॉग बोले। इतने सालों से, 70 साल में कभी कोई बोला नहीं है इनमें से। इतने 70 साल में किसी की जुबान नहीं फिसली, तो अभी कैसे फिसल रही है? फिसल नहीं रही है। ये सस्ते वाले डायलॉग मोदी जी के स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं, जो मोदी जी खुद भी बोलते हैं, रोटी खाओ, शांत रहो या गोली खाओ। अरे मैं उस दिन वो देख रहा था गुजरात में एक कार्यक्रम में, वो MBB IIM वगैरह हुए हैं, MB IIM से, IIT IIM से पढ़े हुए हैं और ब्यूरोक्रेट थे, अश्विनी वैष्णव। उनका भाषण देखिए आप। वो ऐसी बात कर रहे थे कि मोदी जी का पूरा स्टाइल उन्होंने चुरा लिया था। ये कहाँ बना? ये डाओस में बना। ये इसका नाम क्या है? D9। यानी उनको क्या लगा कि गुजरातियों को ऐसा नहीं बोले तो समझ में नहीं आता है। 23 साल से आदत होगी 7 फेल की। तो अश्विनी वैष्णव, आप क्या समझते हैं कि वो अच्छी भाषा और फास्ट बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये सारा इंजन बन रहा है, वो किसकी वजह से बन रहा है? मोदी जी की वजह से बन रहा है। तो हम, अरे ये यार जनता को मूर्ख समझते हैं। ये जनता के प्रतिनिधि है, ट्रस्टी है। अब वो भी नहीं है। ये द मोस्ट अनट्रस्टवर्दी पार्टी और मोस्ट अनट्रस्टवर्दी गैंग। तो लेकिन ये जो बातें इनकी, जो आप जो लाइनें एक एक सुना रहे हैं, विजय शाह की बात, ये इसमें कोर्ट ने भी उनको बचा लिया, देखना। तो आप ये समझिए कि इसे, ये देशद्रोह में बहुत लोग कॉम्प्लिसिट है। और इसकी वजह यह है कि RSS ने अपना जाल बिछा दिया है और सिस्टम में सब जगह अपने लोग डाले हैं। लेकिन इससे उनको देश का भला नहीं कर सकते, वो देश का पतन हो जाएगा। चुनाव जीत लेते हैं, बिहार में चुनाव आएगा, देखिए वो चुनाव जीते या और कोई चुनाव जीते, हमें चुनाव से क्या लेना देना? देश का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो तो नहीं। देखो RSS की वजह से देश का भला हो रहा होता तो मैं ये कहता कि एक जमाना था कि RSS देशद्रोही थी, जब गांधी जी की हत्या में उनका एक शागिर्द शामिल था। ये एक क्या, बहुत लोगों को खुशी हुई थी उनके। लेकिन अभी वो ठीक हो गए नहीं, लेकिन अभी भी वो देशद्रोही कर रहे हैं। जब जब मौका मिला दूसरों के मुंह बंद करें उन्होंने, और अपना देशद्रोह जारी रखा। उन्होंने ब्रिटिश सल्तनत के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने जो जिन्ना की नीति थी, द्विराष्ट्रवाद, उसको ही आगे बढ़ावा दिया। बात अखंड भारत की करते हैं, लेकिन खंड खंड भारत करने की उनकी सारी कृति है। तो ये कृति का एक हिस्सा है, ये देशद्रोह है, दिस इज ट्रेजन। ये आप समझते क्यों नहीं है? और विपक्ष अगर ये मानता है, उनके पास ताकत है, उनके पास अडानी है, उनके पास अंबानी है, उनके पास संसाधन है और ये इतने बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? तो ये अगर आपको मानना है तो आपने भगत सिंह से लेकर सुभाष बाबू तक, नेहरू से लेकर गांधी तक, इन्होंने त्याग करके, इतना बलिदान करके आपको जो आज़ादी दी, उसके लिए जितना लायक ये सत्ता पक्ष नहीं है, उतना ही विपक्ष नहीं है। विपक्ष हमें क्या दिखा रहा है हवा सत्ता पक्ष का? विपक्ष को लड़ना चाहिए, जो भी संसाधन है उसके साथ लड़ो। वो लड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, हम और आपसे नेता विपक्ष है, वो कितने ज्यादा प्रिविलेज्ड है, सही बात, कितने संसाधन है उनके पास, लेकिन वो पूरा इंडिया गठबंधन को भी एक साथ बैठाकर ये बात नहीं कर सके कि प्रधानमंत्री का या तो जवाब ले लोगों के लिए या तो इस्तीफा। वो खुद के लिए नहीं चाहिए, हम लोगों के लिए चाहिए उनको। वो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। देखिए, जैसे सत्ता पक्ष यानी मोदी जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वैसे ही राहुल गांधी को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो अपने ईगो की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये देखिए, मैं इस लड़ाई को प्रतिशोध की लड़ाई नहीं मानता, वो तो बीजेपी और मोदी और शाह मानते हैं। ये लड़ाई लोगों के हक और आज़ादी की है, जिसके लिए सालों साल लोगों ने खून बहाया है।
और इसको हम आज़ाद इस देश को तभी रख सकेंगे जब हमारी सेना प्रोफेशनली बिहेव करेगी, ना हिंदू ना मुस्लिम। आप एक हमारी जो सेना की नेता है उनके परिवार से फूल अपने ऊपर बरसा रहे प्रधानमंत्री, उधर दूसरा आदमी कहता है कि ये आतंकवादियों की बहन है और उसको कोर्ट बचा लेता है, कोई सजा नहीं देता उसको। विजय शाह की बात कर रहा हूं मैं, बस उसका शाह सरने में तो न्यायालय ने वो कर दिया सारे गुण। और देखिए, मुझे एक बात आपको ये कहनी है आपके माध्यम से, हम गला फाड़ के ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको देश को बचाना है, अंततः हमको देश को बचाना है। हमारा प्रथम और आखिरी जो संवैधानिक कर्तव्य है वो देश को बचाना है। और गांधी जी ने जो भी हमको सिखाया, गांधी जी ने सिखाया, नेहरू जी ने सिखाया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सिखाया, इंदिरा जी ने सिखाया, राजीव जी ने सिखाया कि अपनी जान दे दो, लेकिन अपने देश को, और भगत सिंह ने सिखाया, सुभाष चंद्र बोस ने सिखाया कि अपनी जान दे दो। आखिरी संसाधन अपने पास कौन सा है? अपनी जान, वो भी दे दो, लेकिन देश को बचाओ। वही बलिदान हमारे सैनिक कर रहे हैं और उसके ऊपर वो भुनाने के लिए मोदी घर घर पे ये अपने मुख्यमंत्री के जो दूत है हर जगह के, अपने पन्ना प्रमुख ये वो आरएसएस सिंदूर लेके घर घर जा रहे हैं। यार आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। जिन माओं ने अपने बेटे खोए हैं, जिन बीवियों ने अपने पति खोए हैं, उनको क्या सिंदूर जाके दोगे? ये सिंदूर कहां से आ गया यार? बलिदान के बाद जो लोग मरे वो जवान थे, उनकी बीवियां थी, किसका 3 दिन बाद 3 दिन पहले शादी हुई थी, किसी को बच्चा 8 महीने का है। अरे कितने सारे जिनकी शादियां भी नहीं हुई थी, उनको आप उनके नाम पे सिंदूर बांटेंगे आप? हर एक चीज अब इवेंट क्यों बन? इवेंट छोड़िए, वो सिंदूर बांटना उनकी बलिदान के प्रति आपका अपमान करने का साहस है, और ये दुस्साहस मोदी कर रहे हैं और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर रहे हैं। ऐसे पार्टी को धाराशाही करना चाहिए जनता को फौरन। अपने घर पे सिंदूर लेके अगर कोई आए तो उसको वहीं पे पकड़ के दिखाना जितने लोग बलिदान हुए हैं, बोलना इनकी जो बीवियां होंगी, इनकी माएँ होंगी, उनके जाके मांग में सिंदूर आप भरेंगे, हम भरेंगे। ये सिंदूर किसके लिए है? ये जाके अपने नेता के मांग में भरो। उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, तो आज से वो जिम्मेदारी निभाए के नाम पे सिंदूर भरो। राजू सर, जब ये पूरा सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था उसके बीच में एक डेटा है, 2020-21 में जैसे कोविड के डेथ्स हुए थे उसमें मौतों को छुपाया गया, और 4 साल बाद अब बताया कि 20 लाख लोग ज़्यादा मरे थे। क्या इसी तरह से अब जो सारी चीज़ें हुई हैं इसमें क्या छुपाया गया है? हमारे प्लेन्स के बारे में, पूंछ में लोगों के मरने के बारे में, आर्मी के बारे में लोगों के मरने के बारे में, क्या इसे भी आगे ये चुपचाप इस डेटा को या इस जानकारी को किसी दूसरे आपदा के बीच में रिलीज़ करेंगे या फिर नहीं करेंगे? आपको लगता है कि इसकी पीछे की जो सच्चाई है वो कभी भविष्य में आएगी? जैसे अभी इन्होंने बताया हाँ उस समय हमने 20 लाख मौतें छुपाई थी, क्यों छुपाई वो सब नहीं बताया, 20 लाख मौतें कम बताई थी इन्होंने, ये अब सामने आया है 2020-21 के कोविड की। इसी तरह से इस ऑपरेशन में, पाकिस्तान की ओर से हुए हमले में अब तक इस देश के लोगों को असली सच्चाई नहीं पहुंच पाई है, असली इंफॉर्मेशन अब तक लोगों को नहीं पहुंच पाई है, केवल राजनीति और इवेंट हो रहा है। आपको लगता है ये जो असली सच्चाई है ये पहुंच पाएगी लोगों तक? मरे 20 लाख नहीं, ज़्यादा लोग हैं। 20 लाख लोग ज़्यादा मरते हैं तो बाकी बचे हुए लोग बगावत करते हैं। 145 करोड़ लोग मरे हुए हैं और मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। जिंदा लोग बगावत करते हैं, मरे हुए नहीं कर सकते। उनकी आंकड़े छिपाएं तो वो बगावत नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वो मरे थे। जो मोदी जी उनके सवालों के जवाब भी नहीं देते थे। लेकिन जो जिंदा है उन्होंने जिंदा होने की कोई निशानी भी तो नहीं दिखाई, और आज भी नहीं दिखा रहे। देखिए 40 जवान जो हमारे पुलवामा में 2019 में मरे, और उसके ऊपर निर्लज्जता से इस प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या फर्स्ट टाइम वोटर उनके बलिदान के नाम पर हमें वोट दे सकते हैं? तो आप ये इतना बड़ा घिनौना काम इस तरह से कर सकते हैं? जो 40 जो जवान थे वो किसी के पति थे, किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के बच्चे थे, तो आपने ये भी सोचा नहीं। और उन 40 लोगों का मारने वाला था कौन, वो आज तक आपको मालूम नहीं। वो RDS 300 किलो आया कहाँ से, आपको मालूम नहीं। देविंदर सिंह को पकड़ा, वो कहाँ गया, आपको मालूम नहीं। 2014 के बाद आतंकवादियों के नाम आपको मालूम नहीं। तो आतंकवाद करते कौन है, मालूम नहीं। पाकिस्तान के साथ जो भी आपकी छुटपुट लड़ाई होती है उसका अंततः होता क्या है, मालूम नहीं। आपके विमान गए, उसका क्या हुआ, आपको मालूम नहीं। आपके कितने जवान मरे, आपको मालूम नहीं। रोज एक कॉफिन आ रहा है, उतना ही आपको पता चलता है। वो जो मर जाते हैं, जो बलिदान देते हैं, जो ऑक्सीजन के बिना कोविड में मरते हैं, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं,
लेकिन जो जिंदा है और चुप है उनके लिए भी श्रद्धांजलि एक अर्पित करने का कार्यक्रम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं वो 20 लाख लोग कोविड में मरे, या फिर 40 लोग जो हमारे मरे, या फिर अभी पहलगाम के बाद, पहलगाम में 26 लोग मरे और पहलगाम के बाद इतने सैनिक मरे, जवान मरे, उन्होंने बलिदान दिया समझ लेते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनके बाद उनके बाद जो जिंदा रहे हैं, 145 करोड़ इस देश की जनसंख्या है, उसमें से समझो 100 करोड़ लोग जो हैं वो इस बात पर बगावत कर सकते कि हमें जानने का हक है, और वो कर नहीं रहे, तो उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप और हम अभी 2 मिनट शांत रह के उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, जैसे जो लोग देख रहे हैं उनके भी मन में ये सवाल रहेगा कि वो करे तो करे क्या। कई लोग विपक्ष को शायद कुछ लोगों ने चुना होगा, वो चाहते होंगे कि विपक्ष उनका रिप्रेजेंटेशन करे। कुछ लोगों ने सत्ता पक्ष को चुना होगा, लोग टीवी देखते हैं, मीडिया देखते हैं, तो वो और क्या कर सकते हैं? मतलब वो करें तो करें क्या? अगर वो जिंदा कौम है वो कैसे साबित करें? क्या जिंदा कौम थी, उसने ब्रिटिश सल्तनत से देश को आज़ाद कैसे किया था, इसकी किताबें हैं, उसकी फिल्में हैं, और हमारे पड़ोसी मुल्कों में सत्ता बदली गई, वहाँ पर जो हुआ उसकी फिल्म्स हैं, उसकी किताबें हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के साथ क्या किया था उसकी किताबें हैं, उसके फिल्म्स हैं। जिंदा कौमें संसद के भरोसे नहीं रहती, और जिंदा कौमें रास्ते सुनसान नहीं रखती। जिंदा कौमें हर सत्ता में बैठे आदमी को यह एहसास दिलाती है कि कौम जिंदा है, आपको सचेत रहना है, आपको जवाब देना है। इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो कौम जिंदा नहीं है। हमें हारने का ना गम है ना जीतने का पता, हम बस सिंदूर का इंतजार कर रहे हैं। तो आपके रगों में खून नहीं बहता है भाई, सिंदूर ही बहेगा, क्योंकि वह जहरीला होता है और उससे आदमी मर जाता है। राजू सर, मुझे लगता है कि जो आखिरी जवाब आपने दिया वो लोगों के लिए बहुत उनको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर सवाल कई हैं। सवाल सरकार से है, सवाल विपक्ष से है, सवाल है चुनाव आयोग से है, अदालतों से है, हर किसी से हमें सवाल है, लेकिन सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं। सवाल के जवाब देने वाले गायब हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। ना विपक्ष दबाव बना पा रहा है, ना सत्ता पक्ष को लगता है कि इस देश की जनता जवाब मांग रही है। नहीं, और सोहित, मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री से इस्तीफा लेने में नाकामयाब है तो नेता विपक्ष को रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल, और ये बात हम दोनों मानते हैं, और हमें लगता है कि ये बात हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के नेता भी समझें, विपक्ष के लोग भी समझें। क्योंकि अगर आप जब तक दबाव नहीं लाएंगे तब आप नेता विपक्ष बनकर या विपक्ष में आप क्यों बैठे हुए हैं, ये भी तो सवाल यहाँ पर बरकरार है। लेकिन इन तमाम सवालों को हम कम से कम हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप इसके बारे में सोचें। हम सभी को पता है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो उन तमाम जिंदा कौमों का हिस्सा है जो शायद अपने देश के बारे में सोचते हैं। इसलिए इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ हम राजू सर के साथ करते हैं, और आप सभी इन इंटरव्यूज़ को देखते हैं और लंबे पैमाने पर उस पूरे इंटरव्यू को आप लगातार देखते आए हैं। उस सभी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर जो सवाल हैं वो गंभीर सवाल हैं और अब भी बरकरार हैं, और मुझे लगता है कि इस एपिसोड में राजू सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से इन तमाम सवालों को एक बार फिर से आपके सामने लाया है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब तो इन सवालों के जवाब मिलेंगे, नहीं तो ऑन रिकॉर्ड इन सवालों को कम से कम हम तो आपके सामने कैसे ला रहे हैं ये आपने इस एपिसोड के जरिए देखा। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जितने भी इस पूरे मुद्दे को देखिए, पुलवामा हुआ वो आखिरी नहीं था। हाँ, और उसका क्योंकि उसका जवाब नहीं मिला। तो पहलगाम हुआ वो भी आखिरी नहीं होगा क्योंकि उसका जवाब नहीं मिला। जब तक जवाब नहीं मिलेगा सवाल बरकरार रहेगा। बिल्कुल, तो जवाब जब तक नहीं मिलता सवाल बरकरार रहता है, और इसलिए सवाल पूछना ज़रूरी है इस उम्मीद के साथ कि जवाब मिले। राजू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने जो बातचीत की। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। आपने देखा हम किस तरह से बातचीत करते आए हैं, और राजू सर के साथ जो ये सेगमेंट करते हैं आपको बहुत पसंद आता है। उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजू सर से आप क्या चाहते हैं, हम किस मुद्दे पर बात करें, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। फ़िलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।